दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 7 अप्रैल 2020। आज की हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले पीआईबी पे जो एक न्यूज़ थी, सॉयल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर के थी। हालांकि सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को पहले ही 5 साल पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका रिव्यू किया गया तो उसी के संदर्भ में ये चर्चा में बनी हुई है। और इससे क्वेश्चन आईएएस में प्रीवियस ईयर पूछे भी जा चुके हैं। तो हम इस स्कीम को समझ लेते हैं कि सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है क्या। तो असल में हुआ क्या, किसान भाइयों के द्वारा अंधाधुंध उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया बिना मृदा की किसी प्रकार की जांच पड़ताल किए हुए। तो इस संदर्भ में उसका नतीजा क्या हुआ कि यानी मृदा की उत्पादकता घटी, और मृदा की उत्पादकता जब घटी तो उसमें जो पैदावार फसलों की हो रही थी वो भी लगातार घटती चली गई, जिससे बहुत सारे किसान कृषि यानी जो खेती थी उसको लाभ का सौदा न समझ करके उसको त्यागने पर उतारू हो गए, और बहुत सारे किसान सुसाइड तक, आत्महत्या तक किए। तो इसी को ध्यान में रखकर जब एनडीए सरकार 2014 में सत्ता में आती है तो 2015 में ही एक साल तुरंत बाद एनडीए सरकार के द्वारा सॉयल हेल्थ कार्ड का शुभारंभ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कब लॉन्च की गई। तो अब क्लियर हो चुका होगा। 19 फरवरी 2015 को सॉयल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य भी क्लियर हो गया होगा। इसमें सॉयल हेल्थ कार्ड को जारी किया जाना, वो भी फसल वाइज यानी क्रॉप वाइज फसल वार सॉयल हेल्थ कार्ड को जारी किया जाए किसानों को, ताकि किस प्रकार की फसल के लिए कितना पोषक पदार्थ जरूरी है और उस विशेष किसान की यानी व्यक्ति विशेष विशेष किसान की मृदा में कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, किन तत्वों की कमी है, उसी के अनुपात में वह उर्वरक का उपयोग करे इत्यादि के संबंध में सुझाव देना, रिकमेंडेशन देना, सिफारिश करना इस स्कीम का मकसद रहा है। इसके अंतर्गत कितने 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर्स का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और के से आपका पोटास है। क्योंकि इसकी मात्रा मृदा के लिए किसी भी फसल के पैदावार के लिए अत्यधिक मात्रा में जरूरी होती है, तो इसी को क्या कहा जाता, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, मैक्रो पोषक पदार्थ कहा जाता है। तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीन आपके कौन हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। इसके बाद आपका सल्फर की मात्रा हमें कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो सल्फर है इसी को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहा जाता है, इसी को द्वितीयक पोषक पदार्थ कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य तत्व की मात्रा तो बहुत कम मृदा में जरूरी होती, लेकिन उनका उपस्थित होना अति आवश्यक होता है। इनमें कौन कौन है, माइक्रो में जिनकी सूक्ष्म मात्रा की ज़रूरत होती माइक्रो में, तो आपको इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे आपको बता रहे हैं, जन, हम लोग जन है, जन माने आदमी होता मनुष्य, तो जन फे कु मन बो, तो आपका क्या हो गया, जन फे कु मन बो। इसी से आपको ध्यान रखना है, जन फे कु मन बो यानी जिंक, फेरस लोहा, कॉपर, मैग्नीज और बोरान, बीओ से आपका क्या हो जाएगा, बोरान। ये आपके कितने हो गए, 5 हो गए, और एनपीके 3 5 3 8, और यस आपका सल्फर हो गया। 9 एलिमेंट ये होते, 3 और होते जिन्हें फिजिकल पैरामीटर्स कहा जाता है। इनमें पीएच मान, तो पीएच मान से पता चलता है कोई मृदा आपकी अम्लीय है या क्षारीय है। अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 से
कम होता है तो उस मृदा को क्या कहा जाता? अम्लीय कहा जाता है। यदि किसी मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता? उसे क्षारीय मृदा कहा जाता है। तो किसी मृदा में फसल के पैदावार या उपज के लिए मृदा का ना तो अत्यधिक मात्रा में अधिक मात्रा में क्षारीय या अधिक मात्रा में अम्लीय होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि वह ना तो अधिक क्षारीय हो ना ही अधिक अम्लीय हो। इसके बाद आपके जन फे कु मनबो, जन फे कु मनबो 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद है पीएच मान हो गया, और पीएच के बाद आपका ईसी है, इसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता कहा जाता। इसके बाद ओसी, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैविक पदार्थ कंपाउंड या मिश्रित पदार्थ, इसी को ऑर्गेनिक पदार्थ कंपाउंड कहा जाता है। तो आपके कितने 12, तो 12 को एक बार फिर से देख लेते कौन कौन शामिल है। तो पहला आपका एनपीके हो गया, दूसरा आपका यस हो गया, अगला आपका अभी बताए हम लोग जन है, तो जन फे कु मन बो, मनबो कहते नहीं हम, मनबो नहीं, तो मनबो कौन कौन हो गया? जन फे कु मनबो, और मनबो के बाद आपका लास्ट बताए पीएच मान है, इसके बाद ईसी है, ईसी के बाद आपका ओसी है, ईसी ओसी, कुल मिला के 12 पैरामीटर्स का इसमें प्रयोग किया जाता। तो इसको 2 फेज में शुरू किया गया। एक फेज 2 सालों के लिए था, 2015 से 17 के लिए, जिसमें 10.74 करोड़ किसानों को शामिल किया गया, और अगला फेज जो शुरू हुआ 2017 से 19 के लिए था, और इसमें 11.69 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया गया है। तो कुल मिला के सक्सेसफुल रही है। तो पहले फेज में 10.74 करोड़ किसानों को शामिल किया गया, जो कि 2015 से 17 के बीच था। सेकेंड फेज की शुरुआत 2017 से 19 के बीच की गई, 11.69 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया गया है। इसी के संबंध में एक आपका काउंसिल से काफ़ी चर्चा में रही है, इसको हम देख लेते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कहा जाता, और इम्पॉर्टेंट है, यानी उत्पादकता के संदर्भ में कौन बताती है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, और ये नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया, भारत में उत्पादकता संस्कृति को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ, ये देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ देख करके आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती होगी, नहीं। इसका गठन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त इकाई है, मल्टीपार्टाइट, इसमें कई लोग, बहुपक्षीय लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये आपका क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इस टाइप के क्वेश्चन आईएएस में अक्सर पूछ लिए ही जाते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या थी उसको देखते हैं। स्पेशल कोरोना फी, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा अल्कोहल की बिक्री पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य का 70% स्पेशल कोरोना फी के रूप में अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो आपका अल्कोहल पे टैक्स लगता है, ध्यान दीजिएगा, ये जीएसटी का भाग नहीं होता, और ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह कितनी मात्रा में आपका अल्कोहल या मदिरा या शराब पर आपका टैक्स आरोपित कर सकते हैं। तो अभी जीएसटी में किसको किसको नहीं शामिल किया गया? इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, लैंड को जीएसटी, भूमि को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, एल्कोहल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, और ध्यान दीजिएगा रियल एस्टेट को भी जीएसटी में भी शामिल नहीं किया गया है, और एग्रीकल्चर को भी अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। अगला जो न्यूज में था ये दरबार मूव को लेकर के था, और ये प्रैक्टिस जो होती है जम्मू कश्मीर में होती रही, लेकिन पहली बार अभी विश्वव्यापी कोविड-19 या कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते पहली बार हुआ कि दरबार मूव को कैंसिल, रद्द कर दिया गया है।
अब होता इसमें क्या, तो आप जम्मू कश्मीर जेएंडके के संदर्भ में जानते हो, इसकी 2 राजधानियाँ होती हैं। एक शीतकालीन राजधानी होती है और एक क्या होती है, ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है। अगर हम भारत के मैप पर एक नज़र डालें, भारत के मैप पर एक नज़र डालें, भारत के मैप पे नज़र डालें तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपका जम्मू है, ऊपर आपका कश्मीर है, तो यहाँ बर्फबारी ऊपर ज़्यादा होती है, तो ठंडी के समय में ये और शीतकाल में जमा हो जाता, तो शीतकाल में क्या होता, राजधानी यहाँ नीचे जम्मू चली आती। तो जम्मू जो आपकी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। जबकि ग्रीष्मकाल होता तो यहाँ पर यानी ठंड कम हो जाती है, तो आपका यह राजधानी क्या है, दोनों भी लगभग 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, राजधानी फिर से ट्रांसफ़र कर दी जाती कहाँ, कश्मीर के लिए। तो जो कश्मीर घाटी है ये समर कैपिटल के नाम से जानी जाती, जबकि जम्मू को विंटर कैपिटल के नाम से जाना जाता। और यह शुरुआत आज से नहीं बल्कि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के लगभग अंत हो रहा था, तभी इसको यहाँ के जम्मू कश्मीर के एक महाराजा थे, महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देख लेते हैं अगला न्यूज में क्या रहा है। अगला न्यूज में आपका था विष्णु सेंद्र पर्व को लेकर के था। तो ये हंटिंग फेस्टिवल है, इसमें जानवरों का, पशुओं का शिकार किया जाता है इस पर्व पर, और यह प्रैक्टिस झारखंड जैसे राज्यों में होती है। झारखंड कल बताए थे, उसकी सीमा किससे साझा करता मानचित्र में, तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं डेली का करंट अफेयर्स वीडियो देखते रहिए। अगर एक भी दिन का मिस हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से छूट सकता है, क्योंकि हमारा जो करंट का डिस्कशन होता है उसमें आधा जीएस होता है, आधा जीके और आधा करंट अफेयर्स की इवेंट घटनाएं होती हैं। तो विष्णु सेंद्र पर्व जो हंटिंग फेस्टिवल है, शिकारी इसको त्यौहार के नाम से जाना जाता, ये झारखंड में मनाया जाता। इसमें पशुओं की हत्या या की जाती है, शिकार किया जाता, और ये इसके साथ ही झारखंड के साथ उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में भी इसका आयोजन किया जाता है। अगला जो न्यूज में था आर्थिका एम मिसाइल को लेकर के था। तो आर्थिका एम मिसाइल पहले समझ लीजिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रसिया या रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, तो आपका ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये आपका 0 डिग्री विषुवत, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो के ऊपर वाला क्षेत्र 90 डिग्री तक, इसी को क्या कहा जाता, आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आर्कटिक रीजन में किस प्रकार की क्लाइमेट है, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, इन सब का मॉनिटर करने के लिए आर्थिका एम मिसाइल को रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो न्यूज में था सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान को लेकर के था। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अभी आपने देखा जो कोरोना का प्रकोप या प्रभाव है वो 60 साल से अधिक पर ज़्यादा है, और जो दादा दादी नाना नानी होते हैं इनकी खास करेज 60 साल से ऊपर हो ही जाती है। तो इन्हीं की देखभाल व इनको सुरक्षित कोरोना से बचे रहें, किसी प्रकार से इनको व्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग के द्वारा, ध्यान से समझिएगा इसे नीति आयोग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा पिरामल फाउंडेशन का नीति आयोग के द्वारा पिरामल फाउंडेशन का सहयोग लेते हुए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान को शुरू किया गया है। इसमें लगभग 29 लाख सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक को शामिल किया गया, और यह अभियान भारत के 25 आकांक्षी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। 25 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया। और राज्य की बात किया जाए तो ये राज्य के कहाँ से हैं, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व यूपी जैसे राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला जो न्यूज में था, अगला ये आपका गरुड़ पोर्टल को लेकर के था। गरुड़ पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो डीजीसीए, गरुड़ पोर्टल डीजीसीए के द्वारा शुरू किया गया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि उड्डयन मंत्रालय या विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जितने भी फ्लाइट या उड़ान होती हैं उनका मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, सुपरविजन इत्यादि के संबंध में डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन इत्यादि के बारे में जानकारी इसी डीजीसीए के द्वारा दी जाती, और डीजीसीए की गाइडलाइंस के अनुसार ही जो आपकी उड़ानें होती हैं उसको सुनिश्चित किया जाता है। अभी जो ड्रोन्स
के संबंध में कुछ छूटें प्रदान की गई, और क्योंकि अगर छूट नहीं दी जाएगी तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत सारे ड्रोन्स लगाए गए, तो ड्रोन ऑपरेशंस के लिए इसमें छूट प्रदान की गई है। इसी पोर्टल पे आप जाकर के अगर अपने ड्रोन किसी के पास है वो यूज करना चाहता है कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए, तो इसी को फास्ट ट्रैक मोड में लागू करने के लिए छूट प्रदान की गई। उसी के लिए गरुड़ पोर्टल DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर हो गया होगा एक गरुड़ पोर्टल है क्या। अगला आपका क्या है, MSME एक्ट 2006। पहला क्वेश्चन ये बनता कि MSME एक्ट 2000 कब पारित किया गया, तो ये 2006 में पारित किया गया था। इसमें आपका समझिएगा आपका माइक्रो, स्मॉल और आपका मीडियम तीन को इसमें ध्यान में रखा गया। जो उद्योग लगाए जाते हैं उनमें व्यक्ति विशेष अकेला, महिला, पुरुष या लगा लेता तो उसी को माइक्रो कहा जाता। जब 10, 12, 15 लोग मिलके लगाते तो स्मॉल है। जब काफ़ी संख्या में लोग शामिल होते तो उसी को मीडियम एंटरप्राइज उद्यम कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा में अभी परिवर्तन किया गया। इसमें पहले इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा जाता था, अब इन्वेस्टमेंट के स्थान पर एनुअल टर्नओवर यानी वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखकर परिभाषित किया गया है। तो हम समझ लेते हैं किसको माइक्रो माना जाएगा, किसको स्मॉल माना जाएगा, किसको मीडियम माना जाएगा, और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो माइक्रो एंटरप्राइज उसे माना जाएगा जिनमें वार्षिक कारोबार कितना 5 करोड़ रुपये से अगर कम होता है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता। 5 से 75 करोड़ के बीच होता है तो उसी को स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। अगर 75 से ज़्यादा किंतु 250 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार होता है तो इसी को मीडियम एंटरप्राइज कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते, माइक्रो में 5 करोड़ से कम होगा, मीडियम में 5 करोड़ से 75 करोड़ होगा, उसके बाद आपका माइक्रो में 5 करोड़ से कम होगा, स्मॉल में आपका 5 से 75 करोड़ होगा, मीडियम में 75 से 250 करोड़ आपका वार्षिक कारोबार अगर होता है तो उसे माना जाएगा। अब हम समझ लेते हैं इसकी कुछ स्थिति, कुछ डेटा समझ लेते हैं, डेटा एनालाइज कर लेते हो। ये आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एसए के लिए भी आप यहाँ का पॉइंट आप ले जा करके वहाँ यूज कर सकते हो। तो यही डिपेंड करता है कि डेटा का आप कहाँ मल्टी पर्सपेक्टिव में यूज कर पाते हैं कि नहीं, ये आपको आना चाहिए। तो 2018-19 की स्थिति अगर एमएसएमई सेक्टर की देखें, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो भारत में अपार मात्रा में रोजगार की संभावनाओं को समेटे हुए है और रोजगार में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, लेकिन यही समस्या बहुत सारी इसमें चुनौतियां व चैलेंज बने हुए हैं एमएसएमई के डेवलपमेंट व विकास को लेकर के। तो पहला है एमएसएमई में कितने आपका उद्यम इसमें काम कर रहे हैं, तो 6.34 करोड़ इसमें लगे, लेकिन इनमें से 51% भाग आपका कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई उद्यम को स्थापित किया गया है, जिनमें से हर साल 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन रोजगार पाने में 51% लोग शहरी क्षेत्र के हैं। 51% लोग शहरी क्षेत्र के रोजगार पाते हैं, लगभग 11 करोड़ लोग हर साल रोजगार इसके अंतर्गत पाते हैं। अब बात करें इनमें 99.5% एमएसएमई जो हैं वो माइक्रो के अंतर्गत आते हैं, यानी 5 करोड़ की कम लिमिट सीमा के वार्षिक कारोबार जो 5 करोड़ से होता उससे कम लिमिट सीमा के अंतर्गत आते हैं, अधिकांश माइक्रो हैं। इसके बाद आपका 66% उद्यम जो हैं वो समाज के निचले वर्ग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। 66% समाज के जो लोअर कास्ट मानी जाती है या निम्न वर्ग माना जाता है उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें कौन कौन है, एससी में 12.5% लोग इसमें लगे हुए हैं, एसटी में आपका 4.1% और इसके बाद ओबीसी सबसे ज़्यादा है 49.7%। 7 × 7 करोड़ 7 7 49, तो ऐसे आप लॉजिक बना के याद कर सकते हो। 12.5% आपका एससी है, 4.1% एसटी है और 49.7% आपका ओबीसी लगा। तीनों को जब शामिल कर लेते हो तो कितना बन जाता, 66% इसमें लगे हुए। सोचिए आपका कितना, और इसमें मेल फीमेल के बीच भी काफ़ी असमानता है, जिनमें 80% पुरुष जो हैं इसमें मेल कैंडिडेट और 20% मात्र महिलाएं इसमें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर भी पुरुष व महिला के बीच असमानता काफ़ी दिखाई देती है। और 50% जो एमएसएमई हैं वो केवल 7 राज्यों में संकेंद्रित हैं, केवल 7 राज्यों में फैले हुए हैं। इनमें यूपी में 14%, वेस्ट बंगाल में 14%, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में 8%, कर्नाटक में 6%, उसके बाद
बिहार में 5%, उसके बाद आंध्र प्रदेश व बिहार में 5% हैं। टोटल 50% आपका हो जाता है। तो कितना आपका हो गया? 50% एमएसएमई जो हैं वो 7 राज्यों में फैले हैं। इनमें आपका यूपी 14%, यूपी के बाद आपका वेस्ट बंगाल, यूपी 14%, उसके बाद वेस्ट बंगाल 14%, तमिलनाडु 8%, महाराष्ट्र 8%, कर्नाटक 6%, बिहार 5% और आपका आंध्र प्रदेश 5% शामिल होता है। अगला न्यूज में था बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट को लेकर के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ISPCS के लिए है। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, इसी को बब्बल कहा जाता है, BOBBLE बब्बल, यानी बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या भी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस बेंगलुरु में स्थित है और या यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया जो कि UK की है, इसके साथ मिल करके एक ब्लूप्रिंट जारी किया है। ब्लूप्रिंट जारी किया और ये ब्लूप्रिंट क्या है? तो भारत में मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा अन्य मौसमी संबंधी घटनाओं के पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए ये मदद किया जा सकेगा। तो हम समझ लेते हैं। इसमें आपका देखते हुए ये भारत है, तो भारत का ये आपका श्रीलंका है, तो ये आपका मानसून ध्यान समझिएगा, ये मानसून इससे होके गुजरता है, इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो ये आप बे ऑफ बंगाल है, तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए। ये ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, ये आपका वेस्ट बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जो जाता है, तो इस वाले वेस्ट बे ऑफ बंगाल में पर्याप्त मात्रा में तो वर्षा कर देता, लेकिन ये यहाँ पर मानसून की शुष्क हो जाता और यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ की लवणता या सैलिनिटी भी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ का जल का घनत्व भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान से समझिएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चक्रवात जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि आपका जो पूर्वी बे ऑफ बंगाल है उसका जल अपेक्षाकृत गर्म, जबकि पश्चिमी बे ऑफ बंगाल में जो जल होता वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो तो इस ठंडा और गर्म वाली वायु जलधाराएं का संगम हो जाता और यहाँ पर चक्रवाती जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और यही आकर के भारत का जो ये वाला पूर्वी हिस्सा है आप पूरा देखोगे चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो यह जो बबल योजना है या UK यानी ब्रिटेन और भारत की एक जॉइंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है या इसके बारे में ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं द लॉन्ग मार्च 5B। ध्यान से समझिएगा, पूछा जा सकता है क्या? तो चीन का ये अंतरिक्ष रॉकेट है। चीन चाह रहा कि वह स्वयं का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करे, तो इसी के संदर्भ में वह द लॉन्ग मार्च 5B यानी रॉकेट को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता, द लॉन्ग मार्च 5B ये रॉकेट किसका है? तो चीन का अंतरिक्ष रॉकेट है। अगला आई फॉर इंडिया नामक जो कंसर्ट है ये किसके द्वारा किया गया? तो ये फेसबुक के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला हम समझ लेते हैं, इसमें तो नहीं है लेकिन हम समझ लेते हैं। कल आपको ऑपरेशन समुद्र शक्ति बताए थे, इसी में आपका वंदे भारत, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। तो वंदे भारत और कोरोना वायरस के चलते भारत के जो निवासी हैं अगर किसी भी दूसरे देश में फंसे हुए हैं तो वंदे भारत में यानी ये इंडियन एयरफोर्स जो है उसके द्वारा अपने जहाज़ों को भेजा जाएगा, यहाँ फ्लाइट की जाएगी और वहाँ से उनको निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भारत में पहुँचा दिया जाएगा और इनका क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तो इसी के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। तो इसमें आपका ये वायु सेना के द्वारा शुरू किया गया, जबकि नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु आपने देखा कि ये आपका मालदीव से भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाया जाएगा और उन्हें कोची में क्या किया जाएगा? कोची में क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का आपका ये डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू।
वेरी मच।